हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है, हमारा पार्ट नंबर 16 है और यहाँ पर हम एनवीएस टीजीटी सोशल साइंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं। हिस्ट्री का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आज नाइट तक कंप्लीट करा दूं आपका सिलेबस, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये है राइज ऑफ फासिस्ट फोर्सेस इन इटली। अभी जो लास्ट वीडियो है वो जर्मनी के बारे में थी, जर्मनी में नाजीवाद, वो भी देख सकते हैं आप। प्लेलिस्ट में मेंशन कर दूंगी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर देख सकते हैं। इटली में फांसीवाद, इस टॉपिक को आप देख लेते हैं। फांसीवाद का अर्थ बताइए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जो फांसीवाद है इस शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, नाजीवाद और फांसीवाद ये जो है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब एक इनकी जो विचारधारा थी, इनकी जो विशेषताएं थी, जो इनके सिद्धांत थे, वो कुछ ना कुछ मैच करते हैं, पर पूरी तरीके से मैच नहीं करते, पर कुछ ना कुछ मैच करते हैं। पर ये स्पेशली हम बात करेंगे फांसीवाद की, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। नाजीवाद और फांसीवाद दोनों में से ये क्वेश्चन, लास्ट ईयर फांसीवाद से क्वेश्चन नहीं आया, नाजीवाद से क्वेश्चन आया था, तो इस बार चांसेस है कि फांसीवाद से क्वेश्चन दे दिया जाए। तो फांसीवाद के बारे में देखते हैं। फांसीवाद क्या है? एक विचारधारा, मैंने आपको बताया था वाद लगने का मतलब भी होता है, यानी ISM इज्म जब लग जाता है उसका मतलब होता है कि हम किसी पर्टिकुलर विचारधारा के बारे में बात कर रहे हैं। तो फांसीवाद यानी जिसको बोला जाता है फैसिज्म, ये जो शब्द है ये इटली भाषा के एक शब्द से, जिसका नाम क्या है, जिसको हम कहते हैं फैसिया, से लिया गया है। और फैसिया से ही बाद में क्या बना है, ये फांसीवाद, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, फांसीवाद। इसका अर्थ है लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी। क्या? लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी। अगर हम बात करें प्राचीन रोम की, तो प्राचीन रोम में जो फांसी वर्ड है, इसको किस चीज का प्रतीक माना जाता है? सत्ता का प्रतीक, ठीक है, यानी सत्ता का चिन्ह माना जाता है। तो फांसी का अर्थ एक तरीके से छड़ियों का समूह है, यानी एकता का प्रतीक है, और कुल्हाड़ी शक्ति का। तो ये मानना था कि जो पावर है वो पावर किस में है? यूनिटी में, यानी साथ रहने में ही पावर है। अगर हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं तो हम शक्तिशाली हैं। ऐसे ही राष्ट्र की बात थी कि अगर राष्ट्र में सभी एक साथ जुड़े हुए हैं तो हमारा जो राष्ट्र है, हमारी जो कंट्री है, वो बिल्कुल पावरफुल ही बनी रहेगी। तो फासिस्ट के लिए इन्होंने एक नारा भी दिया, एक राज्य, एक नेता और एक झंडा। ये जो फासिस्ट थे, ये जो फासिस्ट थे ये काली कमीज पहना करते थे, इनकी विशेष तरीके की एक वर्दी हुआ करती थी, और ये थी इनकी काली शर्ट, ठीक है। अब ये है मुसोलिनी, बात कर लेते हैं मुसोलिनी के बारे में। तो इसका पूरा नाम है बेनिटो मुसोलिनी। फांसीवाद जो विचारधारा है उसके प्रवर्तक, अगर प्रवर्तक की बात करें तो मुसोलिनी को माना जाता है। जैसे कि हिटलर था कहां पर? जर्मनी में, ऐसे ही ये जो है बेनिटो मुसोलिनी, इसने इटली में यही काम किया, ठीक है। और इसकी विचारधारा को क्या कहा गया? फांसीवाद। तो मुसोलिनी का जन्म हुआ 1883 में, चलिए देख लेते हैं। और उसके जो पिता थे वो एक समाजवादी विचारक थे। तो समाजवादी विचारधारा पहले से ही उसके पास थी, उसके पिता समाजवादी विचारधारा को मानने वाले थे। तो इसका भी इस रुझान की तरफ, समाजवादी विचारधारा की तरफ रुझान हुआ, ठीक है। और इसने क्या किया, ये इस मतलब ग्रुप्स वगैरह से जुड़ने लगा, मतलब बातों को समझने लगा, विचारधारा को जानने लगा। दूसरी तरफ और माता की बात करें तो इसकी जो माता थी वो एक अध्यापिका थी, इसीलिए शुरुआत के टाइम में मुसोलिनी ने अध्यापन कार्य भी किया, यानी टीचिंग भी की, टीचर भी था ये। अब आगे बात करते हैं। 1912 में मुसोलिनी ने समाजवादी पत्रिका अवंती, ठीक है, समाजवादी पत्रिका अवंती का संपादन शुरू किया। स्विट्जरलैंड में ये उच्च शिक्षा के लिए गया था, लेकिन हुआ क्या, वहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई, जिस वजह से स्विट्जरलैंड में वहां पे गवर्नमेंट ने इसको वहां से निष्कासित कर दिया। तो वहां से भाग कर वापस कहां पर आ गया? वापस से इटली में ही आ गया। और यहाँ पर आकर इसने, अब विचारधाराएं तो इसकी बन ही चुकी थी, तो 1912 में समाजवादी पत्रिका अवंती का संपादन इसने शुरू किया। इस तरीके से चीजें चलती रही। अब क्या हुआ, जब 1940 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो वर्ल्ड वॉर में डिसाइड किया इटली ने कि वो इस वॉर में नहीं कूदेंगे, लेकिन इस चीज से काफी ज्यादा आलोचना की मुसोलिनी ने, इस चीज की आलोचना की, नहीं कि वॉर में क्यों शामिल नहीं हुए। तो इस चीज को लेके उसने काफी प्रोटेस्ट किया।
तो इसलिए वहां से भी इसको हटा दिया गया, मतलब जो अवंती का संपादन है इस कार्य को भी उसको वहां से हटा दिया गया, इस न्यूज़पेपर से इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, यानी मुसोलिनी को यहाँ से हटा दिया गया इस पत्रिका से। तो क्योंकि मुसोलिनी के जो विचार थे उस पर मार्क्सवाद का और संघवाद ये सब चीजें प्रभाव देखने को मिलते थे। तो और एक और चीज है, मुसोलिनी ने इटली का जो राष्ट्रीय ध्वज था, इटली का जो नेशनल फ्लैग था, उसकी निंदा की, यानी उसका वो कट्टर विरोधी था। इसके अलावा वो चर्च का भी कट्टर विरोधी था, ये चीज ध्यान रखने वाली। लेकिन मुसोलिनी की एक बात थी कि इसने समय के साथ साथ खुद को परिवर्तित कर लिया, जैसे कि अवसरवादिता उसकी विचारधारा में कह सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि मुसोलिनी के सिद्धांत में, रूल करने के सिद्धांत में क्या था, व्यवहारवाद, लेकिन वो कहीं ना कहीं व्यवहारवाद नहीं अवसरवादितावाद था, यानी जिस तरीके से अवसर देखा उस तरीके से ही बदल जाओ। तो यही था 1915 में। फिर जब इतना ज्यादा प्रेशराइज किया गया तो जो सरकार है उसको डिसाइड करना पड़ा, और 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक के रूप में उसने भाग लिया, मतलब अब इटली ने भी पार्टिसिपेट किया युद्ध में। 1919 में कम्युनिस्टों के विरोध में उसने क्या किया, एक फांसीवादी दल बनाया। अच्छा, ये जो मुसोलिनी था ये साम्यवादी विरोधी था। ठीक है, इन दोनों विचारधाराओं में फर्क है। ठीक है, तो साम्यवादी विचारधारा का ये क्या था, क्योंकि शुरू शुरू में तो इसने चीजों को समझना शुरू करा, लेकिन फिर समय के साथ साथ इसकी विचारधाराएं पूरी तरीके से बदलने लगी, और इसने अपने ही तरीके की एक विचारधारा निकाली। अब आगे पढ़ेंगे किसका प्रभाव इस पर पड़ा। तो क्योंकि कम्युनिस्टों का विरोधी था तो इसने अपना फांसीवादी दल एक अपना ही बना लिया था। और इसका क्या कहना था युद्ध में जाते वक्त, कि आज का जो ये युद्ध है ये जनता का युद्ध है। ठीक है, इस युद्ध के बारे में इसने क्या बोला कि आज का जो युद्ध है ये जनता का युद्ध है, और कालांतर में ये क्रांति के रूप में विकसित होगा। अब उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, ग्योविनी। कौन, ग्योविनी। कहाँ है ये रहा, प्रधानमंत्री ग्योविनी। अब 27 अक्टूबर 1922 को मार्च ऑफ रोम किया गया, यानी रोम पर क्या किया गया, आक्रमण किया गया। 31 अक्टूबर 1922 में फाइनली वो क्या बन गया, प्रधानमंत्री वहां का बन गया, इटली का प्रधानमंत्री बन बैठा। कब, 31 अक्टूबर 1922 में। क्योंकि फांसीवाद का जो प्रभाव था वो काफी बढ़ने लगा, और ये लोगों से बात करने लगा, एक अच्छा वक्ता भी बन गया, और लोगों को मतलब इसने विश्वास दिलाना शुरू करा, और उस विश्वास के चलते ही 31 अक्टूबर 1922 में प्रधानमंत्री बन गया। 1925 तक उसने इस पूरी कंट्री पे अपना पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। अब बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं फांसीवादी विचारधारा के कारण, यानी कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से विचारधारा पनपी, यानी एग्जिस्टेंस में आई। इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ से हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध में इटली की पराजय। देखिए, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड हो गया था, ये किसकी साइड से ये लड़ा था, ये मित्र राष्ट्रों की साइड से लड़ा था, और उसे पूरा पूरा यकीन था कि जो मित्र राष्ट्र हैं, पहली बात तो जितने भी लड़ाई में ये देश शामिल हुए थे उनको लगता ही नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। उनको लगता था कि युद्ध कुछ टाइम ही चलेगा और हम जीत जाएंगे, और फाइनली जो सामने वाली जो खेमा है, सामने वाला जो ग्रुप है, उससे हम काफी सारे रिसोर्सेज हथियार लेंगे, काफी पैसा हड़प लेंगे। तो ये सब चीज थी कि हम अपने जो हमारा जो नुकसान है उसकी भरपाई भी करवा लेंगे, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव था ये चीज। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस युद्ध की वजह से कितना ज्यादा विनाश आगे होने वाला था। सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब चला, 1914 से लेके 18 में, और इटली ने किसकी तरफ से पार्टिसिपेट किया, फ्रांस और इंग्लैंड का इसने साथ दिया। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ ये आ गया था, और इसने ये सोचा था कि जो युद्ध है उसके बाद काफी ज्यादा इसको बेनिफिट मिलेगा, काफी इसको लाभ मिलेगा और जितना हिस्सा इनको मिलेगा उतना हिस्सा ही फिर मुझे मिल जाएगा। लेकिन इंग्लैंड में क्या हुआ था, लंदन में एक गुप्त संधि हुई थी। लंदन में क्या हुई थी, एक गुप्त संधि हुई थी, जिसके हिसाब से क्या हुआ, इटली को बहुत सारा जो उसका प्रदेश था और धन था वो देने की बात हुई, और उससे वादा भी किया गया, यानी उसको प्रॉमिस किया गया कि हम तुम्हें सब कुछ ये चीज देंगे, और इसके अलावा हम तुम्हें क्या देंगे, ऑस्ट्रिया के कुछ एरिया दे देंगे, इसके अलावा अफ्रीका के कुछ एरिया दे देंगे। तो इस तरीके से उसको प्रलोभन दिया गया था कि ये चीजें तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन जब ये सब चीजें हुई और लास्ट में वर्साई की संधि हुई, तो उस वर्साई की संधि के बाद इसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो इसने अपने आप को ठगा सा महसूस किया कि मैंने भी तो पार्टिसिपेट किया था लेकिन मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो इस चीज का असर देखने को मिला लोगों पर भी, और एक तरीके से इसका जो
पूरा मनोबल था वो टूट चुका था। इटली का मनोबल जो है वो बिल्कुल टूट चुका था। नेक्स्ट बात करते हैं उदारवादी लोकतंत्र की असफलता। अब उदारवाद का आपको पता ही है क्या था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके पीछे कोई ना कोई रीजन क्या था, सबसे बड़ा रीजन क्या था, तानाशाही प्रवृत्ति। राष्ट्रों में तानाशाही प्रवृत्ति की वजह से ही तो ये वर्ल्ड वॉर हुआ। अगर इतनी सारी कंट्री किसी भी बड़े लाभ की परवाह ना करके और इससे तटस्थ रहती, इससे अलग रहती, तो कहीं भी विनाश नहीं होता। तो ये तानाशाही प्रवृत्तियों का एक तरीके से परिणाम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इस युद्ध का अगर हम उद्देश्य की बात करें तो क्या था कि जनतंत्र की स्थापना, ठीक है, कि विश्व में जनतंत्र की एक तरीके से स्थापना हम कर लेंगे। लेकिन उदारवादी लोकतंत्र की जो मान्यता थी ये सिर्फ एक तरीके की मान्यता ही बन के रह गई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जनतंत्र के स्थान पे कौन सा तंत्र आया, अधिनायकवादी, ठीक है, अधिनायकवादी व्यवस्था आई। तानाशाही जो शासन था उसको तो लोग चाहते ही नहीं थे, उन्होंने सोचा था लोकतंत्र आएगा, लेकिन फाइनली क्या आया, अधिनायक तंत्रवादी। वही चीजें है, वही एक आदमी है, एक नेता है जिसने सारी की सारी राज्य पर अपना कंट्रोल किया है और अपनी तरीके से पॉलिसीज चला रहा है। तो उस तरीके अगर इटली की बात करें, इस इटली के एस्पेक्ट में देखें तो उस वक्त की जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी वो बिल्कुल कैसी हो चुकी थी, वो बिल्कुल अप्रभावी हो चुकी थी, कुछ भी उसका फायदा नहीं हो रहा था। जैसे हमने जर्मनी में बात की थी, लोग वहां पर परेशान थे, ये चीज हुई यहाँ पर, लोग बहुत ज्यादा शासन से क्या हो गए थे, असंतुष्ट हो गए थे, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। और क्या चाहते थे, एक ऐसा नेतृत्व, एक ऐसा नेता चाहते थे, एक ऐसा व्यक्ति चाहते थे जो कि इटली को क्या कर सके, फिर से वही सम्मान दिला सके, या फिर से वही उसको रेपुटेशन दिला सके जो उसकी पहले दुनिया में थी। और चाहते थे कि इकोनॉमिक तरीका हो या फिर पॉलिटिकल हो या फिर सोशल हो, हर क्षेत्र में जो इटली है उसका उत्थान हो और उसमें प्रगति हो। तो ये जो चीज थी, इस चीज को देखते हुए जो फांसीवादी विचारधारा है उसने इस चीज का काफी फायदा उठाया। और उदारवादी लोकतंत्र क्योंकि कमजोर पड़ रहा था, लोकतंत्र कुछ कर ही नहीं रहा था, तो इस वजह से फांसीवादी जो नई विचारधारा आई थी इसकी तरफ लोग क्या होने लगे, एक तरीके से आकर्षित होने लगे। फिर बात आती है साम्यवादी विचारों का प्रचार। जैसा कि आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर के बाद इटली में क्या हुआ, आर्थिक स्थिति उसकी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि भाई उसने युद्ध में पार्टिसिपेट किया है। अब युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल खाली हाथ तो युद्ध में पार्टिसिपेट किया नहीं होगा, सैनिक भी लगे हैं, काफी पैसा भी लगा है, उनकी ड्रेस भी थी, उनका खाना पीना भी था और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लगी थी, लेकिन उसको जो फाइनली उसको फायदा होना था वो उसको नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा 1912 में, ठीक है, इटली का और टर्की का युद्ध भी हुआ था। ठीक है, इनका वॉर भी हुआ था, जिसकी वजह से इसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और ये युद्ध में जो चीजें लग रही थी उसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर आ रहा था, तो काफी चारों तरफ से जो स्थिति वो बिल्कुल ही खराब थी। उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा, दूसरे देशों से पैसा उसने उधार लिया था, वो भी चढ़ गया था। और लोकतंत्र जो है उसकी व्यवस्था है वो भी ठीक से काम कर नहीं रही थी। तो ये सारी चीजें मिलकर बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। क्या हुआ, वहां पर बेरोजगारी फैल गई, जो होना ही था और हर कंट्री में हुआ ही ये था कि बेरोजगारी की समस्या हो गई। लोग बिल्कुल असंतोष हो गया लोगों में, यानी सेटिस्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका था उनका, कारखाने बंद हो गए। तो उस वक्त क्या हुआ, जो वहां की जनता थी उन्होंने क्या देखा कि रशिया में क्या हो रहा है, सोवियत संघ की अगर बात करें तो वहां पे साम्यवादी एक लहर आई। ठीक है, क्या हुआ, साम्यवादी जो रूलर्स थे उनकी एक लहर आई, जिसका प्रभाव किस पर देखने को भी मिला, इटली पर भी देखने को मिला। ठीक है, और जब 1919 में इटली में चुनाव हुए तो ये जो साम्यवादी ग्रुप है इसको वोट जो है काफी संख्या में मिले और 25% वोट साम्यवादी को ही, पार्टी को ही मिल गए। ठीक है, तो धीरे धीरे इटली में भी ये जो विचारधारा है ये भी तेजी से फैलने लगी। और ये भी क्या करने लगे, जैसे रशिया में किसान आंदोलन चलने लगा था ना, किसानों की क्रांति आई, साम्यवादी क्रांति आई, उस तरीके से यहाँ के मजदूर भी इसी चीज के बारे में सोचने लगे और सोचने लगे कि हम भी कुछ इस तरीके का ही करेंगे। ठीक है, क्रांति लेकर आएंगे, या फिर जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वो भी क्या करेगा, संगठित हो जाएगा, जिसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ये चीज हो जाएगी। तो इटली में अब क्या था, साम्यवाद की स्थापना का भय होने लगा था। मतलब इटली में ये चीज आने लगी थी कि साम्यवादी विचारधारा से ये लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि
जो साम्यवाद है ये आके बैठ जाए। और ये किसका दुश्मन था? साम्यवादी विचारधारा, फासीवाद की। ठीक है, राष्ट्रवादी समाजवाद का विचार, यहाँ पर हम बात करेंगे किसके एस्पेक्ट में, स्पेशली रूस के एस्पेक्ट में। ठीक है, ये हम रूसी समाजवाद की बात कर रहे हैं कि रूसी समाजवाद का क्या हुआ, विरोध किया गया। रूसी समाजवाद का क्या किया गया, विरोध किया गया। और जो राष्ट्रवादी समाजवाद है इसका पक्ष लिया गया। ठीक है, यानी रूस का जो समाजवाद है उसको बोला गया कि बेकार है और राष्ट्रवादी समाजवाद होना चाहिए, ये अच्छा है। तो इस तरीके से बोला गया। अब जैसे कि पता है साम्यवादी विचारधारा तो इटली में आ ही रहे थे, तो वहां के जो राजनीतिक ग्रुप है जिसमें हम स्पेशली किसकी बात करेंगे, मुसोलिनी की, इसका आना शुरू हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रवादी समाजवाद की यहाँ पर बात हुई। अब ये सब चीजों को देखते मुसोलिनी को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो है ये साम्यवादी विचारधारा से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो जाए। तो उसने क्या किया, उसने 1919 में ही किस चीज की स्थापना की, जैसे हमने देखा भी था, एक फासीवादी दल की स्थापना उसने कर दी। किसने? मुसोलिनी ने। कब? 1919 में। और उसे लगा कि ये जो विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है, पहले तो शुरू में तो समाजवादी विचारधारा के समर्थक था, लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया, इससे कटने लगा। ठीक है, एक संस्था देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक संस्था देखते हैं, फ्रांसिस्को डी काम्बे डाई मेंटो। ठीक है, इस संस्था की स्थापना की किसने? मुसोलिनी ने। ठीक है, ऐसा नहीं था कि संस्था का कोई कार्यक्रम हो या फिर कुछ ऐसा कुछ निश्चित कार्यक्रम ही हो। ठीक है, लेकिन इसने किस चीज के बारे में बोला, इसने पूंजीवाद के बारे में बोला कि जो पूंजीवाद है और निरंकुश शासन है ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, इनका इसने विरोध किया। किसका? पूंजीवाद और निरंकुश शासन का। और कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाए या कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई। ठीक है, और खुद को क्या बोला? स्वयं सेवक संघ। ठीक है, स्वयं सेवक, क्या कह सकते हैं कि इसने इसकी भी स्थापना कर दी एक ग्रुप की। वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोग उसके कांटेक्ट में आए और उससे मिल जाएं। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ये जो मुसोलिनी था इसको लगने लगा कि अगर ये समाजवादी या ये जो साम्यवादी विचारधारा है अगर ये इस तरीके से ही फैलती गई तो यहाँ पर फांसीवाद तो आने से रहा, तो साम्यवादी विचारधारा ही आ जाएगी, लोग उसी को ही सपोर्ट करने लगेंगे। तो उसने फिर जैसा कि बताया है 1919 में फैसियो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या रखा गया, इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या रखा गया कि जो रूस का समाजवाद है उसका विरोध किया जाए। भाई रूस का जो समाजवाद है वही तो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था ना, कि जैसे रूस में क्रांति हुई है ऐसे यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो इसने इस ग्रुप का स्थापना की, किस लिए? ताकि रूस का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है इस चीज को कम किया जा सके और लोगों को दूसरी ही विचारधारा की तरफ बहलाया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो अब इसने क्या बात करनी शुरू करी कि जो फैसियो एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इसका उद्देश्य हम क्या रखेंगे, वर्ग हित रखेंगे। यानी हर वर्ग का हम उत्थान करेंगे, हर वर्ग के बारे में हम सोचेंगे, इन सब चीजों को लेकर राष्ट्रीय हित की बात करी, राष्ट्रीय समाजवाद की बात करी। मैंने बोला था ना रूस विरोधी, यहाँ पर हमने बात की थी रूस विरोधी। ये जो रूस विरोधी समाजवाद है वो खराब है और हम लोगों को किस तरफ बढ़ना है, हमें राष्ट्रवादी समाजवाद की तरफ बढ़ना है। रूस की तरह मत सोचो, तुम अपने इटली की तरह सोचो। ठीक है, कि इटली को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो मुसोलिनी का जो विचार थे, ये जो निरंकुश शासन था, इन सब चीजों को लेके उसने विचार अपने बढ़ाने आगे शुरू किए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। शायद मैंने ये बता दिया था फैसियो, चलिए दोबारा से बता दिया, कोई बात। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इटली में फांसीवादी जो दल है जो अपनी विचारधारा फैलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, अब उसका क्या हुआ आगे। तो फांसीवाद दल का प्रभुत्व की हम बात करेंगे। 1919 में
इटली में जो दल स्थापित हुआ था, मैंने आपको अभी बताया था, फैसियो, ये एक उद्देश्य के साथ आया था कि रूस जो है उसका जो साम्यवाद है उसको कम करना है। तो ये बड़े बड़े नगरों में हर जगह पर ये ग्रुप फैल गया, मतलब अपने विचारधारा को फैलाने के लिए इसने क्या किया, अलग अलग जगह पे केंद्रों को अपना बसा लिया, यानी अलग अलग जगह को अपना केंद्र बना लिया। इसके जो सदस्य थे फैसियो के, क्या कहलाए, फैसिस्ट, ठीक है। और जिनकी जो विचारधारा थी वो क्या बन गई, फैसिज्म, ठीक है। अब क्लियर है बिल्कुल कि फैसियो जो एक संस्था थी उसके जो मेंबर थे उनको क्या कहा जाने लगा, फैसिस्ट। और इन जो फैसिस्ट थे इनकी विचारधारा को क्या कहा गया, फैसिज्म, ठीक है। मैंने बोला था ना, यानी फांसीवाद। अब ये चीज तो हो गई क्लियर। अब क्या हुआ, अब इन्होंने अपना ग्रुप तो बना दिया, अब जो ग्रुप का मेन काम है लोगों को अवेयर करना, तो वो अवेयर करने के लिए लोगों को क्या करने लगे, अलग अलग तरीके अपनाने लगे। एक अलग तरीके की पोशाक पहनने लगे, अलग तरीके की सलामी करने लगे, यानी सल्यूट जो है वो उन्होंने अपने अलग तरीके का करना शुरू किया, ठीक है। उनको जो सैनिक अनुशासन था वो भी बिल्कुल अलग था, यानी अपने आप को कुछ अलग दिखाने का उन्होंने कोशिश की कि हम कुछ अलग करके दिखाएंगे, ठीक है। सैनिक अलग तरीके से सलाम करते थे। धीरे धीरे जो पार्टी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगी और इसको जनता का सपोर्ट भी अब मिलने लगा, क्योंकि जनता जब परेशान हो चुकी थी पुराने अपनी पार्टी से, पुराने क्या कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में पुरानी जो चीजें चल रही थी, व्यवस्था चल रही थी, उससे लोग परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने सोचा ठीक है इसको ही आजमा के देख लेते हैं। जैसे हिटलर का हुआ था ना जर्मनी में, लोग परेशान हो चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के, उस समय तो क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम पे लोग परेशान हो चुके थे और हिटलर ने काफी ज्यादा ऐसी स्पीच बोली कि लोग उसके बहकावे में आ गए। यही चीज हुई यहाँ पर कि जनता जो उसका सपोर्ट करने लगी और इसी का वो करते करते जो उसका ग्रुप है, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होने लगे। अब हम बात करते हैं 1922 की। 1922 में क्या हुआ, इसने एक अधिवेशन रखा, कहां पर, नेपल्स में। नेपल्स का इटली का ही एक शहर है नेपल्स, और इसमें कम से कम 80,000 स्वयंसेवकों ने भाग लिया, यानी इतने सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें इस अधिवेशन में मुसोलिनी ने क्या घोषणा की, ये इंपॉर्टेंट है कि या तो इटली का जो शासन है वो स्वयं हमारे हाथ में आ जाए, वो स्वयं हमारे हाथ में आ जाए, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, रोम की तरफ कूच करना पड़ेगा, ठीक है। यानी हमें रोम पर आक्रमण करना पड़ेगा। उसने खुले तौर पर यह चीज इस अधिवेशन में बोली, ठीक है। और इस अधिवेशन के बाद काफी चीजें बदली। अब जब वो खुल के ये सब चीजें बोल रहा था तो 28 अक्टूबर 1922 को फांसीवादियों का जो एक ग्रुप था ये कहाँ की तरफ बढ़ा, ये रोम की तरफ बढ़ा, ठीक है। और इनकी जो पावर थी उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। तो रोम का जो सम्राट है, ठीक है, उसके लिए मुश्किल हो गया कि अब वो वहां पर टिका रह सकता, मतलब उसके लिए मुश्किल हो गया कि अब वो कुछ भी कर सकता। तो रोम का जो प्रधानमंत्री है, रोम के प्रधानमंत्री, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या नाम है, जियोलिनी, जियोलिनी, ठीक है। उसने सोचा कि अब क्या करें, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसने क्या किया, 27 अक्टूबर 1922 को अपने जो पोस्ट है उससे त्याग पत्र ही दे दिया, ठीक है। और फाइनली जो रोम का जो सम्राट है उसने इसको इनवाइट किया, किसको, मुसोलिनी को, कि आओ भाई आकर सत्ता संभाल लो, ठीक है। क्या कहा मुसोलिनी को कि तुम एक काम करो, आओ सत्ता संभालो और अपने यहाँ पर आकर सरकार बना लो, कंट्रोल अपने हाथ में कर लो, क्योंकि उसको पता था कि वैसे भी अपना कंट्रोल तो कर ही लेगा यहाँ पर, तो उसको सरकार बनाने के लिए बुलाया गया। अब सरकार उसके हाथ में आ गई तो शक्तियां उसके हाथ में आ गई मुसोलिनी की, अब वो अपने तरीके से काम कर सकता था। तो उसने अपनी जो विचारधारा है फांसीवाद उसको फैलाना शुरू किया। सबसे पहला काम उसने क्या किया 1926 में, इंपॉर्टेंट है ये, उसने किस चीज को भंग कर दिया, ड्यूज को। ड्यूज क्या थी, इटालियन संसद, ठीक है। इटालियन संसद को क्या कहा जाता है, ड्यूज।
तो भाई सबसे बड़ी बात तो ये, संसद का काम ही क्या, जब फांसीवाद और निरंकुश शासन उसको चलाना ही है अपना, तो उसने ड्यूस को सबसे पहले भंग कर दिया और पूरी जगह पर क्या बन बैठा, तानाशाही व्यवस्था उसने खुद की कायम कर दी, यानी खुद ही तानाशाह बन बैठा। ठीक है, और उसने आते ही अपने विरोधियों को क्या करना शुरू किया, जो भी अदर पार्टीज थी उनको हटाना शुरू किया, उन पर पाबंदियां लगानी शुरू करी, जो कि होता ही हर एक निरंकुश शासन में कि जब भी कोई एक नेता निरंकुश शासक बन बैठता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो जो अदर पार्टीज हैं उनको एकदम बंद कर देता है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है। तो ये हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज हो रही है, मुसोलिनी ने फिर दो बातें बोली। पहला कि इटली एक महान परंपराओं वाला देश है। अभी एक बात बताऊंगी आपको, बहुत अजीब है, परंपराओं वाला देश है। ठीक है। दूसरा उसने बोला कि जब तक इटली जो है आंतरिक दृष्टि से क्या नहीं हो जाता, आंतरिक दृष्टि से एक अच्छा सा प्रशासनिक व्यवस्था यहां पर मैं नहीं ले आता, लिख देती हूं पहले, स्थापित नहीं कर लेता, तब तक वो क्या, और अपने खोए हुए सम्मान को वापस नहीं ले आता, तब तक वो क्या करेगा, शांत नहीं रहेगा। ठीक है, चलो भाई। तो इसने लोगों के बीच में क्या बात बोली कि इटली एक महान परंपरा वाला देश है। हालांकि ये परंपराओं में बिलीव नहीं करता था, लेकिन अवसरवादी व्यक्ति था, तो इसने सोचा लोगों का कैसे विश्वास जीता जाए, तो परंपराओं की बात को ले आया, अपने ट्रेडिशन से, अपनी परंपराओं से कौन से देशवासी को प्यार नहीं होता। तो इटली एक महान परंपरा वाला देश है, ये बोला इसने। दूसरा बोला कि इटली जो है वो आंतरिक दृष्टि से, जब तक मैं इसको पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इसका प्रशासन ठीक नहीं कर देता, इसकी व्यवस्था एकदम सही नहीं कर देता और इसका खोया सम्मान वापस नहीं ले आता, इसको एक ताकतवर देश नहीं बना देता, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो इस तरीके की नारेबाजी जो थी, वो जो नारेबाजी थी, अलग अलग कार्यक्रम इसने चलाए, उससे लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उसका साथ देने के लिए ये लोग इच्छुक हो गए। ठीक है। और अगर हम बात करें 1945 की, ठीक है, तो 1926 से लेके, और 1926 से जब इसने अपना रूल हाथ में लिया, मतलब मुसोलिनी ने सारी पावर अपने कंट्रोल में कर ली थी, तो सम्राट के पास कोई पावर तो बची नहीं थी। 1945 तक की अगर बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इटली की पराजय हो गई, ठीक है, तब तक जो मुसोलिनी है वो इन सब पावर्स का पूरी तरीके से यूज करता रहा। यानी 1926 से लेके 1945 तक पूरे तरीके से उसने अपना तानाशाही कंट्रोल जारी रखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे विशेषताएं, मतलब ये जो फांसीवादी विचारधारा थी इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहली बात तो यही है कि क्रमबद्ध नहीं थे विचारधारा, कोई विशेष एक उद्देश्य नहीं था, या हम कह सकते हैं कि इसका जो दर्शन है वो क्रमबद्ध नहीं था, कोई एक ऐसा इसने एक चीज नहीं बनाई हुई थी कि हम इस पर ही चलेंगे, कोई व्यवस्थित इसका अनुशासित विचारधारा ये नहीं थी। तो ये जो मुसोलिनी था ये किसी अनुशासित विचारधारा में बिलीव नहीं करता था, और इसका कहना था कि फांसीवादी जो ये होते हैं राजनीति है, ये जिप्सी है। ठीक है, इनका जो ये जो ग्रुप है ये किसी सिद्धांत से, जिप्सी जो है किसी सिद्धांत से नहीं बंधे होते, ऐसे ही हम किस सिद्धांत से नहीं बंधे हुए हैं। जब चाहे हम अपने सिद्धांत को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, पुराने सिद्धांत को छोड़ सकते हैं और नए सिद्धांत को अपना सकते हैं। लेकिन एक चीज है, राज्य वो हमेशा बना ही रहेगा, और इसके अलावा उन्होंने कोई सख्त ऐसी कोई पॉलिसी ऐसा नहीं किया कि हम इस पर ही चलेंगे। वो अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रखते थे कि जिस हिसाब से हम देखेंगे सिचुएशन उस हिसाब से ही हम कर लेंगे। जैसे कि ये साम्यवाद, वैसे साम्यवादी विरोधी था, लेकिन जरूरत पड़ी तो साम्यवाद को अपना लिया, कभी आदर्शवाद को अपना लिया, सन्यवाद, तो इसमें सारे ही चीजों के गुण पाए जाते हैं, ये कहा जा सकता है। तो इसकी कोई अपनी एक निश्चित पॉलिसी नहीं है, इसका जो भी कुछ है वो है कि हम राज्य के लिए काम कर रहे हैं, बस यही काफी है। इसका कहना यह था कि हमारा जो स्थिर उद्देश्य है वो है राष्ट्र का विचार, और बस इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, इसके अलावा बाकी सब चीजें तो आती जाती ही रहती है। दूसरा है उग्र राष्ट्रवादी है। सिंपल सी बात है, उग्र राष्ट्रवादी का मतलब क्या है कि ये राज्य को क्या करते हैं, एक पूजा की तरह देखते हैं, यानी इसको पूजते हैं राज्य को। और उनका विचार क्या होता है कि राष्ट्र एक पृथक व्यक्तित्व होता है, यानी राज्य एक अलग ही तरीके का क्या है, व्यक्तित्व है। जैसे व्यक्ति के अलग गुण होते हैं, इस तरीके से ही इसमें भी विशेष गुण पाए जाते हैं। और क्योंकि राज्य जो है, राष्ट्र जो है, कोई उसमें एक विशेष
उसमें एक पर्टिकुलर भाषा, कोई संस्कृति, इन सब के मानने वाले लोग होते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से यूनिट की तरह बंधा हुआ होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। और ये भी बोला है कि जो व्यक्ति है उसको सिर्फ उन्हीं कार्यों को करना चाहिए जो राज्य के हित में हो या फिर राज्य के कार्यों, राज्य के हिसाब से सही हो। ठीक है, बस राज्य ही व्यक्ति का तीर्थ है, ये भी बोला गया है मुसोलिनी द्वारा। नेक्स्ट है राज्य का गुणगान करना। तो सिंपल सी बात है, ऐसे अभी तक हमने देखा है, ये राज्य को ही सर्वोपरि मानता है। ठीक है, और राज्य को मतलब सर्वोच्च सत्ता मानता है, तो उसका गुणगान तो ये करेगा ही। इसने बोला है कि हमें सिर्फ राज्य के हित में रहना चाहिए और उसके विरोध में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। राज्य पर ही विश्वास अपना रखना चाहिए और विश्वास नहीं, उस पर अंधविश्वास रखना चाहिए। सिर्फ उसी के हित की हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि राज्य के हित में किसका हित है, व्यक्ति का हित है। यही चीज इसने बोली है। इसके अलावा इसने एक बात और बोली है कि राज्य, इस सिस्टम में, राज्य के सिस्टम में व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। व्यक्ति की स्वतंत्रता उसी में ही है जब क्या हो, राज्य का हित हो। यानी कि राज्य का हित ही व्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। उसने ज्यादा महत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता को ना देकर किसको दिया है, राज्य पर ही को ही दिया है, कि राज्य ही डिसाइड करेगा कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इन सब चीजों के बारे में उसने बात की है। नेक्स्ट देखेंगे हम, स्वतंत्रता अधिकार नहीं, क्या है, कर्तव्य। स्वतंत्रता अधिकार नहीं होकर क्या है, कर्तव्य। उसने माना है कि स्वतंत्रता को हमें एक अधिकार की जगह कर्तव्य मानना चाहिए, क्योंकि जो स्वतंत्रता है, सबसे पहली बात तो उसने ये बोला है कि जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता मिलती है बहुत सारी, वो व्यर्थ की है। व्यक्ति को सिर्फ उतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितनी उसके लिए जरूरी है। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दी जाती है जो कि उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो उसने क्या कहा है कि कानून का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ठीक है, जो राज्य ने कानून बनाए हैं उनका पालन अगर कर रहे हैं तो वही स्वतंत्रता है। और सिंपल सी बात बोलिए, अगर राज्य के हित में रहोगे तो तुम स्वतंत्र ही हो, तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और राज्य कभी भी पक्षपात नहीं करता, जितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उतनी आपको देता जरूर है। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता आपको मिल जाती ही है। राज्य के पास ही पूरी तरीके से पावर है कि वो कितनी स्वतंत्रता व्यक्ति को देना चाहता है। लोकतंत्र विरोधी विचारधारा में उसने क्या बोला है कि सबसे पहली बात तो ये लोकतंत्र का विरोध करता है ना। और संसद की बातों को इसने क्या बोला है, बातों की दुकान, बातों की दुकान बोला है, यानी टॉकिंग शॉप्स बोला है इसने। मतलब इसका मजाक उड़ाते हुए बोला है कि संसद में सिर्फ बातें होती हैं, काम तो कुछ होता नहीं। तो इसलिए सिंपल सी बात है, लोकतंत्र का ही पूरी तरीके से विरोधी था। बहुमत की सरकार बनेगी, उसने कहा कि एक बहुमत की सरकार बनेगी जिसमें ऐसे लोग बैठ जाएंगे जो एक दूसरे के ही अगेंस्ट होंगे और आपको धोखा देते हैं। ठीक है, और सिर्फ बातें बनाते रहते हैं, बात बनाने में लोग एक्सपर्ट होते हैं और फाइनली क्या करते हैं, अपना ही उल्लू सीधा करते हैं, यानी सिर्फ अपना ही लाभ करते हैं और किसी का भी कोई फायदा नहीं करते। इसके अलावा ये मताधिकारों की बात करते हैं, जो कि दे तो दिए जाते हैं लोगों को मताधिकार, लेकिन उसका सही तरीके से लोग फायदा तो उठा पाते नहीं। तो ये फालतू की ही चीजें हैं, लोगों को फालतू के अधिकार देना, जबकि वो उन अधिकारों का फायदा तो उनको होता ही नहीं। तो उसने इस तरीके की बात की। ठीक है, बस नेक्स्ट देखते हैं अब। 6th पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे कि जो उदारवाद है उसका पूरे तरीके से क्या है, विरोधी। ऑब्वियस सी बात है, लोकतंत्र का भी विरोधी है और उदारवादी जो विचारधारा है उसका भी विरोधी है। उसने बोला कि उदारवादी किस चीज की बात करते हैं, व्यक्तिवादी स्वतंत्रता की बात करते हैं। और हमने भी बात की थी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की तो उसने बात की ही नहीं। इसने किसकी स्वतंत्रता के बारे में बोला, राज्य के बारे में बोला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि राज्य, उदारवादी जो सरकार है उसका विरोधी होगा ही। इसने बोला कि फांसीवाद जो है अधिकतम हस्तक्षेप का पक्षपाती है। ठीक है, बस ये चीज है इसमें। हाँ, एक चीज और बोलिए, वही वाली बात कि जो व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है वो एक तरीके से के रियायत है। किसको, लोगों को दी जाने वाली एक तरीके से रियायत है। और हमें सिर्फ किसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, राज्य के हित में। फांसीवादी जो है वो इसको क्या मानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को शव मानते हैं। ठीक है, शव के मानते हैं और इसको शंका की दृष्टि से देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को। ठीक है, अब क्या बात आती है
ये कहते हैं कि जो सरकार है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती है और जिन व्यक्ति को समाज से चुना जाता है उन्हीं को, जिनको राज्य चुनेगा वो ही सही है। ठीक है, फाइनली उसने इन सब बातों के बारे में बोला है। नेक्स्ट है, ये समाजवाद विरोधी है, तो हमने बता ही दिया है पहले कि समाजवादी जो विचारधारा है उसका ये पूरी तरीके से विरोधी है। स्पेशली मार्क्स ने जो भौतिकवाद की बात की है उसका पूरी तरीके से ही विरोध करता है। मार्क्स ने क्या कहा था कि जो मनुष्य है वो आर्थिक रूप से जैसा है राजनीतिक रूप से भी वो वैसा ही होगा। मतलब जैसा व्यक्ति आर्थिक रूप से होगा ना वैसा ही वो राजनीतिक रूप से होगा। जब तो हमने उत्पादन प्रणाली की बात की थी, मार्क्स जो पढ़ा था जब हमने मार्क्स वाली क्लास ली थी मार्क्सवादी, तो उसमें बोला था कि जो उत्पादन के साधन है वो ही डिसाइड करते हैं कि आपका समाज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा है, इसकी इस बात को गलत ठहराया है, आलोचना की है और इसने कहा है कि सिर्फ आर्थिक संपन्नता जो होती है वो क्या करती है, मनुष्य को क्या कर देती है, गिरा देती है। ठीक है, और इसे किसके समान बना देती है, पशुओं के समान बना देती है, जिसका काम सिर्फ क्या होता है, भोजन खाना, अपना पेट भरना, इसके अतिरिक्त और किसी चीज की उसको चिंता नहीं होती। ठीक है, मतलब उसने इस चीज को पशु के समान बना दिया है। नेक्स्ट है साम्राज्यवादी समर्थक। साम्राज्यवाद का समर्थक है, जैसे कि हमने भी देखा था कि ये क्या कहता था कि जो दूसरे जो राष्ट्र हैं उनको अपना उपनिवेश बनाओ, उन पर कब्जा करो और ज्यादा से ज्यादा विजय अभियान चलाए जाए। ठीक है, तो ये क्या कहता है, फासीवाद जातीय श्रेष्ठता का भी क्या है, जातीय श्रेष्ठता का भी क्या कहता है, एक तरीके से अनुयायी है या फिर उसकी बात करता है। ये कहता है जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको जो योग्य योग हैं उनको हीन जो लोग हैं उनके ऊपर अपना अधिकार कर लेना चाहिए। इस तरीके की इसने बात की और पूरे तरीके से जैसे आसपास के जो एरिया है उन पर अपना कंट्रोल भी कर लिया था कि हमारे नैतिक दायित्व अगर हम नहीं करेंगे काम तो कौन करेगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय विरोधी। अंतरराष्ट्रीय विरोधी का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति की अगर बात करते हैं हम लोग तो ये कायरता वाली बात है, क्योंकि शांति जैसा कुछ नहीं होता उसके हिसाब से। ठीक है, सिर्फ बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। अगर मतलब अगर मुसोलिनी की बात करें तो उसके अनुसार अंतरराष्ट्रवाद की चर्चा वही करते हैं जो अन्य राष्ट्रों के साथ संघर्ष या फिर प्रतियोगिता करने में क्या होते हैं, असफल होते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब वो शांति में बिलीव करता ही नहीं था, सिर्फ संघर्ष में बिलीव करता था और दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने में बिलीव करता था। अब जो कंट्रोल करने में बिलीव करेगा वो अंतरराष्ट्रीय विरोधी ही तो होगा ना, और जो सबके साथ मिलकर आराम से रहेगा वही तो अंतरराष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देगा। लेकिन जो दूसरों के ऊपर कब्जा करता फिरता हो वो अंतरराष्ट्रीय विरोधी ही होगा। युद्ध का विश्वास, सिंपल सी बात है, युद्ध नीति में वो पूरा माहिर था। माहिर क्या था, मतलब युद्ध करने में उसका काफी ज्यादा विश्वास था। वो कहता था कि युद्ध के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए और हमारा जो प्राण है उसको न्यौछावर करना चाहिए युद्ध के ऊपर ही। युद्ध मनुष्य के लिए एक स्वाभाविक चीज है, जैसे कि स्त्री के लिए क्या है, मातृत्व। कितनी बड़ी बात बोली है ना इसने, कि युद्ध हमारे लिए, युद्ध मनुष्य के लिए उतना ही जरूरी है जैसे स्त्री के लिए मातृत्व। यानी अगर स्त्री माँ है तो उसके लिए बहुत ही जरूरी चीज है, उसी तरीके से जरूरी है क्या होना, व्यक्ति का युद्ध करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब इसने क्या बोला है। इसका कुलीन तंत्र में अविश्वास था, यानी जो समाज है उसमें हर व्यक्ति जो शासन करने के लायक नहीं होता, यानी हर व्यक्ति जो है शासन नहीं कर सकता। तो शासन का अधिकार कुछ विशेष अधिकार में होना चाहिए। ठीक है, और साधारण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, यानी जो आम लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, चुपचाप बैठे रहना चाहिए और योग्य व्यक्ति जो उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। ये बोला इसने कि जो आम लोग हैं वो एकदम चुप बैठे रहे और ये पालन करते रहे किन लोगों का, जो सत्ता में लोग हैं, चाहे वो सही कर रहे हैं चाहे वो गलत कर रहे हैं, चुपचाप बैठे रहो। क्योंकि ये लोग ऑलरेडी उस लायक हैं कि वो शासन कर सके, इसलिए बाकी आम लोगों को क्या रहना चाहिए, एकदम चुप रहना चाहिए। नेक्स्ट है तर्क और बुद्धि के प्रति अविश्वास। जो हमने बात की थी पहले कि व्यक्ति क्या है, विवेकशील प्राणी है, लेकिन इसने क्या है, विवेकहीन प्राणी है। Do you literally think so? कि व्यक्ति जो विवेकहीन प्राणी है, व्यक्ति भाई हमारे पास बुद्धि है, हम वाइस हैं, हम बुद्धिमान हैं, हर इंसान यही तो बोलता है। कोई ये बोलता है कि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, तो विवेकहीन प्राणी है, यानी इंसान बुद्धि से काम नहीं लेता। उसके लिए सिर्फ प्रेरणा एक ऐसी चीज है जो काम करती है, उसकी बुद्धि बाद में चलती है, पहले उसको किसी प्रेरणा की जरूरत होती है। उसका कहना था ये बुद्धि का फैक्टर उसने बाद में रखा है।
यही चीज है। तो उसने इसमें भी राजा वाली बात कही कि जो राज्य है वही सर्वोपरि है और जो राजा है वो सबसे श्रेष्ठ है, राजा की आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, यही सब कुछ सही है, जो भी होगा राष्ट्र के हित में होगा और हमें सिर्फ चुपचाप बैठकर राष्ट्र के हित के लिए बस काम करते रहना चाहिए, जो भी हमें बोला जाए उसको मान लेना चाहिए। एक दल का विशेष स्थान उसने बताया। ठीक है, और इसमें इसने किस चीज की तरफ इशारा किया, फांसीवाद की तरफ, कि भाई जो एक दल है वो पहले से सब कुछ सोचने के लिए मतलब पहले से अवेयर है कि मुझे क्या करना है। तो उसने बोला कि विशेष सम्मान देना चाहिए उनको, क्योंकि ये सम्मान जो आसानी से प्राप्त नहीं होता, ना ही दल की सदस्यता आराम से प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि एक दल जो है वो राज्य का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसलिए अगर आप दल का विरोध कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप किसका विरोध कर रहे हो, आप राष्ट्र का विरोध कर रहे हो। ठीक है, ये बात बोली इसने कि दल का विरोध करने का मतलब है राष्ट्र का विरोध करना, इसलिए चुपचाप बैठे रहो और आज्ञा का पालन करते रहो। जातीय श्रेष्ठता पर विश्वास, जैसे कि हमने बात की है कि एक पर्टिकुलर जाति जो है वो ही किसी खास विचारधारा की श्रेष्ठता रखती है और उस श्रेष्ठता के हिसाब से बागा निगमनात्मक स्वरूप। तो इसने निगमनात्मक स्वरूप में बोला है कि राज्य जो है वो सिर्फ व्यक्तियों का एक ग्रुप मात्र नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, यानी बहुत सारे निगम भी होते हैं जिनकी वजह से काम होता है, राज्य अपने काम कर पाता है और लोग बाग जो अपने कर्तव्यों को पूरा कर पाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग व्यवसाय होते हैं, बहुत सारे उद्योग होते हैं। ठीक है, उद्योग होते हैं, बहुत सारे व्यवसाय होते हैं, मालिक होते हैं, बहुत सारे संघ होते हैं। तो इन सब चीजों को मिलके ही क्या बनता है, राष्ट्र। तो अगर जितने संघों का निगम होगा, जितने संघों का क्या होगा, निगम होगा, यानी कॉर्पोरेशन होंगे, उतना ही क्या होगा, राज्य का निर्माण होगा। ठीक है, और इसी चीज को इसने क्या बोला है, निगमनात्मक स्वरूप, कि राज्य का स्वरूप कैसा है, निगमनात्मक है। फाइनली अगर आलोचना देखी जाए तो क्या किस बिहाफ पे बात कही गई है, राज्य साध्य नहीं हो सकता, यानी सब कुछ राज्य हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आलोचकों ने बोला है कि सिर्फ राज्य को ही सेंटर में रखना सही बात नहीं है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका पूरे तरीके से इसने विरोध किया है। अस्पष्ट और असंतुलित विचारधारा है, कोई एक विचारधारा इसने ऐसे प्रस्तुत नहीं की जिसके ऊपर ये चल पाए। राष्ट्र को सीमा से अधिक महत्व दिया है, मतलब बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज किया है राष्ट्र के ऊपर। हर चीज में देखो तो राष्ट्र ही राष्ट्र इसको देखने को मिलता है। रूढ़िवादी इसकी विचारधारा है। अंतरराष्ट्रवाद की उपेक्षा की है। देखिए बिना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग नहीं रह सकते, बिना आपस में सपोर्ट के हम लोग नहीं रह सकते। आपको पता ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी तो चलता है ना, सिर्फ अपनी कंट्री में सिर्फ अपनी कंट्री तक सीमित रहकर हम नहीं रह सकते, तो हमें अंतरराष्ट्रीय भावना के साथ तो जुड़ना ही पड़ेगा। इसने इस चीज का बिल्कुल ही विरोध किया है। फिर शक्ति राज्य का आधार नहीं हो सकती, यानी सिर्फ शक्ति ही ऐसी चीज नहीं होती जो राज्य का आधार होती है, इसके अलावा और बहुत सी चीजें इसमें शामिल होती है। स्वतंत्रता का इसने गलत विवेचन किया है, उसने स्वतंत्रता को सिर्फ राज्य के हाथों में सौंप दिया है, बात बिल्कुल गलत है। केंद्रीय राज्य घटक है, यानी सिर्फ सब कुछ राज्य है, ये चीज गलत है। साम्राज्यवादी विचारधारा, यानी दूसरे पर कब्जा करो, ये विचारधारा इसने दी है, ये चीज बिल्कुल गलत होती है। धर्म और राजनीति का गलत सम्मिश्रण, यानी धर्म और राजनीति को इसने बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जो इसने जातिवाद की बात की है और इसके अलावा श्रेष्ठतम चीजों की बात की है, वो भी इसने बिल्कुल गलत की है। तो इन चीजों के आधार पर इस विचारधारा की आलोचना की गई है। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन में के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।